खबर सारण बिहार से, जहां जन स्वराज पदयात्रा के 179वें दिन की शुरुआत सारण के अमनौर प्रखंड अंतर्गत कटसा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव साझा किया। जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गाँव का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान होते हुए पिछले 17 दिनों के सारण जिले में है। सारण में पदयात्रा अभी 10 से 12 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांव और प्रखंडों से गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनका जवाब दे रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और उनसे लगातार सवाल कर रहे थे। जिस बेबाकी से प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों की बातों का जवाब दिया, ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बिहार के लिए तीसरे फ्रंट की आहट हो रही है, जो कि आने वाले विधानसभा में बिहार से जुड़ी हुई आम आदमी की समस्याओं को उठाने में सक्षम रहेगी। भाजपा, आरजेडी, जदयू सब पर वह बिहार से छलावा करने की बात भी कर रहे। वही उनका साफ तौर से कहना है कि जब भाजपा को 39 सांसद देकर हम लोगों ने भेजा, वह भाजपा सरकार बिहार के लिए अभी तक क्या की है? शिक्षा बदहाल है, रोजगार नहीं है, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली की ओर बढ़ रही है, किसान परेशान है, नहरों में पानी नहीं है। वहीं विधायकों का एक तालियों पर हजारों रुपए पड़ जाता है। ऐसे में किसान बदहाल है तो नेता मालामाल है। छपरा बिहार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार का एक ऐसा चेहरा प्रशांत किशोर, जो कि बिहार में इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह गांधी जी ने एक पद यात्रा चलाकर बिहार में एक नया बदलाव किया था, वहीं ऐसे ही बदलाव यहाँ जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर द्वारा किया जा रहा है। लगातार बिहार के कई क्षेत्रों से 175 दिन से लगातार पैदल यात्रा करके गांव-गांव में जनसमूह में बंटकर सभा के माध्यम से लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि बिहार में इस बार अपने बच्चों के लिए मतदान करें। बिहार में वह कैसा बदलाव चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह जनसैलाब इस तरह से जा रहा है कि बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई दे रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में यह नया तीसरा मोर्चा तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है युवाओं को, गांव में अशिक्षित जो लोग हैं उन्हें जगाना चाह रहे हैं और जगा भी रहे हैं। इसका कितना असर दे पाएंगे और किन मुद्दाओं के सहारे वह चुनाव में आना चाह रहे हैं, या लोगों को अपनी यात्रा के माध्यम से किस तरह से जागृत करना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं उनके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अमनौर प्रखंड के अरना कोठी में लगा है। 300-400 करोड़ रुपया, 300-400 करोड़ रुपया तो हमने जिंदगी में देखा नहीं है। आपको पता होगा तो आप सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि राजनीति की बात नहीं कर रहे। किसने कहा? मैं पहले दिन जब 2 मई 2022 को आकर यहाँ घोषणा की है, तभी मैंने कहा है कि ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। राजनीति शब्द उसमें शामिल है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि दल बनाने का तरीका जो आप जानते समझते हैं, उससे अलग तरीके से दल बनाया जाएगा। इसमें कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति आकर दल नहीं बनाएगा, बल्कि समाज के लोग मिलकर दल बनाएंगे। अब आपको वो बात समझ में आती नहीं है तो आप अपने हिसाब से पता है भैया दल तो बनबे न करेगा, खाना तो बनबे न करेगा, लेकिन खाना आप कैसे बनाते हैं इस पर निर्भर करता है ना। खाना तो सब बना रहे हैं। आपने कहा कि जन स्वराज के समर्थन से MLC प्रत्याशी आ गए। भैया यहाँ पर मैं रोज अपने मन से कहता हूँ कि बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे, मुखिया सरपंच बन कर आएंगे। तो मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य तो किसी दल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जन स्वराज की मुहिम ही यही है कि आप अगर पत्रकार हैं, कल आप सोचते हैं कि आप जिला परिषद बनकर या मुखिया बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं, तो आप लड़िए, जन स्वराज आपकी मदद करेगा। ये कोई आप डिस्कवरी करके नहीं लाए हैं। आपकी खोजी पत्रकारिता का यह नतीजा नहीं है कि आप कोई ढूंढ कर लाए हैं सनसनीखेज खबर बनाने के लिए। जन स्वराज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, समाज का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो अपने आप को सही व्यक्ति समझता है, वो चुनाव की प्रक्रिया में आए तो जन स्वराज इस प्लेटफॉर्म से उसकी मदद के लिए खड़ा होगा ताकि वो लोग जीत कर आए। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि राजनीति है वो विधायकों और विधायकों के लड़कों का प्रेरोगेटिव नहीं है। खाली विधायक और मंत्री का लड़का ही विधायक बनेगा, ऐसा आप समझते हैं। आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, आपने लिखा
कि भाजपा ने अभी जो अपना अध्यक्ष बनाया है, उनके पिताजी शकुनी चौधरी, ये पहले आरजेडी में थे, उसके बाद बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में थे, उसके बाद मांझी जी के भी सरकार में थे। अब भाजपा का भी चेहरा उन्हीं के लड़के बनेंगे। अब पूरे बिहार में सिर्फ विधायक और विधायक के लड़के ही बचे हुए हैं। यही बात हम लोग रोज उठा रहे हैं कि लोग, आप समझते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं नेताओं को हरा के। मैं कह रहा हूं कि नेता तो वही है, सिर्फ उसका दल और उसके झंडे का रंग बदला हुआ है। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही उछलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए, वही लोग उछलकर भाजपा में आ गए। तो उसमें नया क्या है? तो बिहार में नेताओं और नेताओं के परिवारों का जो राजनीति पर वर्चस्व है, एकाधिकार है, उसको तोड़ना मानना है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता की कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है। शिक्षा व्यवस्था के बिहार में ध्वस्त होने के मूल में जो बात है वो है विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब जहां पर बिल्डिंग है, जहां पर विद्यालय बने हुए हैं, वहां पर सही संख्या में शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। समाज की नजर में भी जो स्कूल है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर बन गए हैं। पढ़ाई के नजर से ना उसको शिक्षक देख रहे हैं, ना उसमें पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं। सबके लिए वो खिचड़ी बांटने का और कुछ सरकारी योजनाओं के वितरण का केंद्र बन गया है। जो कॉलेज है यहाँ पर, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि खाली शिक्षक की वजह से ये स्थिति खराब है। मैं उनको उदाहरण देता हूँ यहाँ के कॉलेजेस का। कॉलेज तो शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे। कॉलेज में तो बढ़िया बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, बड़े बड़े कैंपस बने हुए हैं, वहां पर शिक्षक भी नियमित है। बच्चों की भी संख्या 10,000, 12,000, 15,000 एक कॉलेज में है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज का यहाँ कॉलेजेस की हालत ये है कि बच्चे एक बार नामांकन कराने जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने और तीसरी बार डिग्री लेने। तो कुल मिला जुलाकर स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही। यही वजह है कि बिहार में डिग्री धारक अशिक्षितों की संख्या शायद इतनी बड़ी है। मैं ऐसा समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का, जो स्वयं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उनके रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये सबसे काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि कल हो कि अगर एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन सकता है, नहर में पानी नहीं है तो नहर में पानी कल आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकल गई, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी उनको जीवन भर अपने पूरे समाज में शिक्षित वर्ग के पीछे ही चलना पड़ेगा। ये 3 अनाज मिलने की बात कही गई है। बिहार में हर जगह लाभार्थियों को 5 नहीं सिर्फ 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि जो अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 15,000 से 25,000 क्विंटल के आसपास हर महीने अनाज आता है लोगों में वितरण के लिए। इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा काट रहे हैं। और इसमें ज्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि विधायकों का भी बाजाबता हिस्सा है। हर महीने 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो घूस का भ्रष्टाचार के तौर पर लोग पैसा काट रहे हैं, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। दूसरी केंद्र सरकार